हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा टॉपिक के बारे में। इस क्लास में संज्ञा की सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया गया है, तो क्लास को पूरा देखिए ताकि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकें, प्रश्न चाहे जैसा भी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। देखेंगे क्या होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो किसे संज्ञा कहते हैं? स्थान, किसी वस्तु, किसी जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहा जाता है। ओके। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी शब्द क्या होता है? जिस विकारी संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी शब्द क्या है? विकारी का अर्थ है लिंग, वचन और कारक आदि के आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। संज्ञा के उदाहरण क्या क्या हैं? गीता, मोहन, सुंदरता, गंगा या लखनऊ, ये सब किसी न किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। ओके, तो पढ़ेंगे संज्ञा के भेद या प्रकार। एग्जाम्स में पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद या कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। 5 भेद या प्रकार दोनों एक ही है। ठीक है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर क्लास पसंद आ रही हो आपको, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति यानी उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, जैसे राम, सीता, गंगा, यमुना, भारत, प्रयागराज, रामायण, उत्तर दक्षिण और हिमालय, अमर उजाला आदि। ओके, तो कैसे एकमात्र का अर्थ है? जैसे राम, किसी लड़के का नाम राम है तो वो क्या है? वो एक ही है। और सीता, वो भी एक है। गंगा नदी का नाम है, ये भी एक ही है। यमुना, भारत हो गया देश का नाम, प्रयागराज, रामायण किसी ग्रंथ का नाम हो गया, उत्तर दक्षिण ये हो गए दिशाओं के नाम, हिमालय हो गया पर्वत का नाम, अमर उजाला हो गया समाचार पत्र का नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति से क्या मतलब है? जैसे इसका उदाहरण दिया है मनुष्य। अब मनुष्य शब्द हम कह रहे हैं तो मनुष्य की पूरी जाति का बोध हो रहा है। बहुत तरह के मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। घर सभी प्रकार के घरों का बोध हो रहा है। नदी, कई सारी नदियाँ हैं, सभी का बोध हो रहा है। देश, कई सारे देश हैं। यानी जो वस्तुओं या व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। क्या होता है? जैसे मनुष्यों में क्या होता है? पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा इत्यादि। ये इनकी पूरी जातियों, चाचा कह देने से ये नहीं पता चल रहा है कौन से चाचा। हो सकता है बड़े छोटे भाई, हो सकता है बड़ा छोटा, लड़की कोई सी भी लड़की हो सकता है, कोई सा भी लड़का हो सकता है, स्त्री पुरुष आदि। और पशु पक्षी जैसे गाय, बकरी, शेर, मोर, तोता। अब तोता कह देने से एकमात्र तोता तो है नहीं, कई सारे हैं। तो जब हमें ऐसे समूह का बोध हो कि ऐसे कई सारे हो सकते हैं तो वो जातिवाचक होता है। ठीक है, वस्तुओं का नाम हो सकता है मेज, कुर्सी, किताब आदि। ऐसे ही पदों या व्यवसायों का नाम, जैसे शिक्षक, लेखक, पत्रकार, प्रधानमंत्री, वकील आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब वकील कह देने से एक वकील का बोध तो नहीं हो रहा है, कई सारे वकील हो सकते हैं। ऐसे ही। ओके, आगे बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा
की परिभाषा है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, यानी इसको गिना नहीं जा सकता। अब हम अपने भावों को कैसे गिनेंगे? क्रोध, हम किसी को बहुत क्रोध आ रहा है तो उसको कैसे गिनेंगे? कहेंगे 1 किलो 2 किलो क्रोध आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। तो इसके उदाहरण हैं क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बचपन और महात्म्य, प्रेम, अपेक्षा आदि। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कितने प्रकार के शब्दों से भाववाचक शब्दों की रचना होती है? तो 5 प्रकार के। ओके, तो कौन कौन से हैं? जैसे संज्ञा से बन सकता है, सर्वनाम से बन सकता है, विशेषण से बन सकता है, आगे है क्रिया से बन सकता है और अव्यय से बन सकता है। ठीक है, और संज्ञा से कैसे बनेगा? जैसे संज्ञा शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बन गया? बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाव हो गया, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्य से बन गया मनुष्यता। लड़का से बन गया लड़कपन। मित्र से बन गया मित्रता। पंडित से बन गया पंडिताई और सुख से बन गया सुखताई। तो ये हो गया संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यह, वह, अपना, तुम्हारा, मेरा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना में पन जोड़ दिया तो अपनापन हो गया, ये एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे मम से बन गया ममता, निज से बन गया निजत्व। ठीक है, ऐसे विशेषण से देख लेते हैं। विशेषण होते हैं जब किसी की विशेषता बताए। जैसे धीर, धीर क्या है? एक विशेषण शब्द है। जैसे कोई, वह आदमी बहुत धीर है। ठीक है, तो ये धीर से बन गया धैर्य। ऐसे नहीं कहेंगे वह आदमी बहुत धैर्य है, ऐसा बोला जा सकता है उसमें बहुत धैर्य है। धैर्य क्या है? एक भाव है। ठीक है, जैसे गर्म एक विशेषण है, इससे बन गया गर्मी। कठोर से कठोरता, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, शिष्ट से शिष्टता आदि। आगे है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया है सजाना, सजाना से बन गया सजावट। चढ़ना से बन गया चढ़ाई। काटना से बन गया काट। दौड़ना से बन गया दौड़। लड़ना से बन गया लड़ाई। पढ़ना से बन गया पढ़ाई और कमाना से बन गया कमाई। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। पहले वाली जो हैं वो सब क्रियाएं हैं और दूसरी वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही देखेंगे अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं? जैसे अव्यय होते हैं क्रिया विशेषण, आगे संबंध बोधक या समुच्चय बोधक शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अव्यय होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे वाह वाह, वाह वाह, समीप, शाबाश आदि, ये सारे शब्द क्या हैं? अव्यय हैं। इनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकते हैं। जैसे वाह वाह से बन गया वाहवाही। समीप से बन गया समीप्य, सामीप्य। शाबाश से बन गया शाबाशी। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये हो गया भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूह से हमें शब्द से ही पता चल रहा है ना, समूह, जिसमें समूह का बोध हो। तो परिभाषा है वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल है। जैसे हो गया पुंज, अब किसी चीज़ को इकट्ठा कर देंगे पुंज। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा। ढेर, घौंद, श्रृंखला, संघ, परिवार, सेना, झुंड, कक्षा आदि। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए पुंज किस चीज़ का पुंज होता है, घौंद किस चीज़ का होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य होता है, हम लोगों ने 10th या 12th में जरूर पढ़ा होगा। द्रव्य क्या होते हैं? मेटल। ओके, पदार्थ। इसको हम द्रव से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये वो वाला द्रव नहीं है, ठोस द्रव वाला नहीं है, ये द्रव्य है। ओके, ये मेटल होते हैं। तो
क्या होता है, ये लिखा ही है, धातुओं पदार्थों से संबंधित व माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये कहीं पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा एक ही होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्या क्या है। दूध, पानी, घी, दाल, तेल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तेजाब, डीजल आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सभी को माप तोल सकते हैं। हाँ, इसमें बस एक चीज़ और होती है कि इनको गिना नहीं जा सकता, एक एक करके आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इनकी बस माप तौल होती है, ये होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं।